बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटर मैथमेटिक्स पार्ट 2 की ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं इस एक्सरसाइज की थोड़ी बेसिक्स के बारे में अगर आप लोगों से डिस्कस करूं तो बेसिकली 3.6 एक्सरसाइज में हम लोगों ने इंटीग्रेशन की जो एप्लीकेशंस हैं कि इंटीग्रेशन किस मकसद के लिए यूज की जाती है, उन एप्लीकेशंस को हम लोगों ने 3.6 के अंदर क्वेश्चंस की सूरत में देखना है। तो अब इसमें भी बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशन ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा और हम लोगों की जो डिस्कशन है वो डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर होगी। अब डेफिनेट इंटीग्रल को अगर ग्राफिकली आप लोगों ने देखना हो कि डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली है क्या चीज, तो इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि फर्ज करें ये हमारे पास एक फंक्शन का ग्राफ है और इस ग्राफ के अंडर ये जो एरिया है ये हमने कैलकुलेट करना है। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए लेट्स सपोज x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b, यहां तक इन दो पॉइंट्स के दरमियान में हमने इस कर्व के अंडर जो एरिया है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम लोग इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे इस पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक, वेयर A इसमें इस इंटीग्रेशन की लोअर बाउंड कहलाएगी और B इस इंटीग्रेशन की अपर बाउंड्स कहलाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है ये बेसिकली किसी भी कर्व के अंडर जो एरिया होता है वो हमें देता है डेफिनेट इंटीग्रल। अब इसी चीज को अगर हमने वर्ड्स के अंदर डिफाइन करना हो तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, द इंटीग्रल फ्रॉम a टू b ऑफ f ऑफ x dx इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल। अब इसमें और इनडेफिनेट इंटीग्रल में इसकी कैलकुलेशन में या फार्मूलाज में कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस आएगा वो भी हम देख लेते हैं कि क्या इसमें डिफरेंस आ सकता है। हम लेट करते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्राइम x है, तो फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू, चूंकि f ऑफ x 5 प्राइम x के इक्वल है तो यहां पे हमने 5 प्राइम x मतलब डेरिवेटिव ऑफ 5 ऑफ x हमने लिख दिया। अब चूंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में रेसिप्रोकल होते हैं तो फिर इसकी इंटीग्रेशन होगी 5 ऑफ x। अब हमने 3.5 तक 5 एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ली हैं और हमें पता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन को ऑपरेट करवाते हैं तो साथ में हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लाजमी यूज करते हैं। अब चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो फिर यहां पे हमें इसके साथ में लिमिट्स भी लिखना पड़ेंगी कि फ्रॉम a टू b। इसे नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी हमारे पास आंसर आया करेगा उसमें पहले हमने अपर लिमिट पुट करनी है। तो 5 ऑफ x प्लस c चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में तो कोई चेंज नहीं हो सकता, तो अपर लिमिट जब हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 ऑफ b प्लस c माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट चूंकि a है तो 5 ऑफ a प्लस c। अब जब ये माइनस अंदर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये प्लस c और माइनस c आपस में कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा 5 ऑफ b माइनस 5 ऑफ a। अब चूंकि ये b और a ये कांस्टेंट नंबर्स थे तो हमें यहाँ पे एक डेफिनेट नंबर मिलेगा, तो इसी वजह से हम लोग इस इंटीग्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रल भी कहते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज पे मूव करते हैं और इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आ रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम 1 टू 2। तो अब इसकी इंटीग्रेशन भी बिल्कुल उसी तरह से होगी जिस तरह से हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल को करते रहे हैं कि इंटीग्रेशन को हम अलग अलग दोनों फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करवा देते हैं। अब x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव चूंकि 1 होता है आगे मौजूद है
तो फिर x की पावर में 1 ऊपर भी हम ऐड करेंगे और वही पावर हम नीचे लिखेंगे और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ही होगी। तो फिर इसकी इंटीग्रेशन x³ 3 प्लस x। अब अभी हमने देखा डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन में कि उससे नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1/3 चूंकि कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिख लेना है। उसके बाद x की जगह पे हम जब 2 प्लेस करेंगे तो 2³ माइनस लोअर लिमिट 1 है तो 1 का क्यूब। इसी तरह से इसमें भी 2 माइनस 1। अब 2³ 8 होता है तो 8 माइनस 1 7/3 बन जाएगा ये, और प्लस 2 माइनस 1 तो यहां पे 1 ही आएगा। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास इसका आंसर आया 10/3। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 की। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन 3 में ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 2x माइनस 1 था, इसको जब हम नोमिनेटर में लेकर आएंगे तो होल की पावर -2 बन जाएगा। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें मिल सकता है और वो डेरिवेटिव क्या होगा, 2। अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और हमने साथ ही डिवाइड भी करवा दिया। अब ये फार्मूला हमने 12 यूज किया है कि अगर किसी भी फंक्शन की पावर -1 के अलावा कोई भी नंबर हो, -1 की सूरत में याद रखें लॉग ऑफ फंक्शन बन जाता है। अब -1 के अलावा अगर कोई और पावर हो तो उस सूरत में हम फंक्शन की पावर में ऊपर भी 1 प्लस करेंगे और नीचे भी हम 1 प्लस कर देंगे। -2 + 1 -1 आएगा और वही पावर हमने उसके डिनोमिनेटर में भी लिखनी होती है। और यहां पे हमने साथ में क्या किया, -2 से 0, सॉरी यहां पे भी आप लोगों ने -2 ही लिखना है, तो यहां पे थोड़ी मिस्टेक है, तो आप लोग इसको भी -2 ही कंसीडर करेंगे। अब इससे नेक्स्ट इस 2x - 1 को अगर मैं डिनोमिनेटर में ले आऊं और इस -1 को हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से हमारे पास इसकी फॉर्म बन जाएगी। अब अपर लिमिट चूंकि 0 है तो x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, -1 माइनस लोअर लिमिट चूंकि -2 है तो इस x की जगह पे हम -2 प्लेस करेंगे। अब ये -5 बन जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे हम लोग +1/5 लिख देते हैं और यहां पे -1 बचेगा। अब फिर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा -5 + 1/5, -5 + 1 तो -4, तो ये माइनस और माइनस प्लस 2 टाइम पे 4 होता है, तो इसलिए इसका फिर आंसर क्या आएगा, 2/5। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 आप लोगों ने खुद से करना है। 4 में चूंकि अगर हम देखें क्वेश्चन को तो 3 - x का स्क्वायर रूट है, तो इसका डेरिवेटिव -1 होगा, तो -1 के साथ हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है कि 2t - 1 होल का क्यूब और फिर स्क्वायर रूट है। तो इस सारे को हम लोग फिर यूं लिख सकते हैं कि 2t - 1 की पावर 3/2। अब यहां पर फिर देखें कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव, जी तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 2। तो हम क्या करेंगे, अब 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। और यहां पे भी आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि यहां पे डिफरेंशियल dt आएगा, यहां पे भी डिफरेंशियल dt और यहां भी डिफरेंशियल dt ही आएगा। अब 2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, फिर इसकी पावर में 1 प्लस करेंगे और वही पावर हमने डिनोमिनेटर में भी लिखनी होती है। 3/2 + 1 5/2 होता है, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट, तो 1/5 बचेगा और 2t - 1 की पावर 5/2। अब फिर वही बात कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार हम t की जगह पे स्क्वायर रूट 5 रखेंगे, फिर -1। अब 2 - 1 1, तो 1 की जो मर्जी पावर हो 1 ने 1 ही रहना है, तो फाइनली हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब हम लोग मूव करते हैं 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 और ये 5 बिल्कुल एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं कि यहां पे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल की पावर 1/2 बनेगा, तो इसका डेरिवेटिव आगे 2x, तो मतलब इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों ने अब खुद से इसको ट्राई करना है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिनोमिनेटर में है और नोमिनेटर में है हमारे पास x, और इसको हमने इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 1 to 2 से। तो अब देखें कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें मिल सकता है अगर यहां पे 2 साथ में आ जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, अब 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो फिर इंटीग्रेशन होती है log ऑफ फंक्शन। तो अब यहां पे हम लिख देंगे log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, और साथ में हमने लिमिट्स लिख देनी है कि 1 to 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब एक बार हमने x की जगह पे 2 रखना है, फिर माइनस log ऑफ x की जगह पे फिर क्या रखेंगे 1। अब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, और यहां पे क्या बनेगा माइनस log ऑफ 3। अब log के बेसिक क्लास में हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि ला डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देता है, तो फिर सब्ट्रैक्शन से हम डिवीजन में भी मूव कर सकते हैं। तो 3 2 टाइम्स पे 6 होता है, तो इसलिए फिर इसका आंसर क्या आएगा, हाफ log ऑफ 2। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है 8। आप लोगों ने खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 आपने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो फिर क्वेश्चन 1 और 2 की तरह का ही ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आप लोगों ने खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 बाहर देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इसका एलसीएम लें, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता नजर आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 2 आएगा, 2x प्लस 1 बन जाएगा। अब 1/2 चूंकि कांस्टेंट है तो हम इसको स्टार्टिंग में लिख देते हैं, और ये स्क्वायर रूट को हम लोग होल की पावर 1/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने यहां पे इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, dx एज इट इज आ गया। अब यहां पे देखें x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो मतलब इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस सूरत में फंक्शन और आगे उसका डेरिवेटिव हो तो फिर फंक्शन की पावर में हम 1 प्लस ऊपर भी कर देते हैं और नीचे भी, तो हाफ प्लस 1 3/2 हो जाएगा। तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां पे 1/3 बचेगा। अब अपर लिमिट में हमारे पास 1 है, तो पहले हम इस x की जगह पे 1 प्लेस करेंगे और यहां पे भी 1, और ये ऑलरेडी हमारे पास 1 था, माइनस लोअर लिमिट। अब फिर जब -1 का स्क्वायर है तो ये +1 बन जाएगा, तो +1 और -1 ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, और 1 की जो मर्जी पावर हो तो उसने 1 ही रहना है। और यहां पे क्या बनेगा 1 + 1 प्लस, तो ये 3 की पावर 3/2। अब 3 रेज़ टू पावर 3/2 को हम लोग 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यही हमारा आंसर है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। तो 15 से पहले आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 भी करना है और क्वेश्चन नंबर 11 भी करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं, तो इसमें हमारे पास जो हमने फार्मूला किया था 1/a² प्लस x² की इंटीग्रेशन का, जो कि 1/a tan इनवर्स x/a होती है। तो ये फार्मूला अप्लाई करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 cos t की इंटीग्रेशन चूंकि sin t होती है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर आप लोगों ने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इससे नेक्स्ट अब चूंकि हमने क्वेश्चन नंबर 15 करना है, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी याद रखें। ये क्वेश्चन 15 आपका सारे का सारा 26 और 27 में भी रिपीट होगा, तो इसलिए
इस क्वेश्चन को अभी आपने अच्छे से समझ लेना है कि हमने इसमें करना क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है फ्रॉम 0 टू π/4 cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा की। तो इसमें 1/2 कांस्टेंट है, इसको हम स्टार्टिंग में लिख लेंगे, और ये cos स्क्वायर थीटा ये दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करवा सकते हैं। तो हमने दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करवा दिया। cos स्क्वायर को हम cos मल्टीप्लाई बाय cos की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको अलग अलग से मल्टीप्लीकेशन के साथ लिख दिया। अब यहां पे क्या होगा, एक cos थीटा इसके स्क्वायर से कट जाएगा, तो 1/cos थीटा सीकंड थीटा होता है, तो यहाँ पे सीकंड थीटा आ जाएगा। साइन ओवर cos चूंकि tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा। अब यहाँ पे 1/cos थीटा बच रहा था जो कि सीकंड थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे सीकंड थीटा प्लस tan थीटा सीकंड थीटा, इनकी इंटीग्रेशन चूंकि लीनियर ऑपरेटर है तो ये अलग अलग अप्लाई होता है। तो सीकंड थीटा की अगर हम बात करें तो सीकंड थीटा की इंटीग्रेशन हमने पढ़ी थी कि log ऑफ सीकंड थीटा प्लस tan थीटा होगी, और tan थीटा सीकंड थीटा की इंटीग्रेशन सीकंड थीटा होती है। अब फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट्स को अप्लाई करवाएंगे साथ में। तो यहां पे पहले हमारे पास बनेगा log ऑफ π/4 प्लस tan π/4 माइनस log ऑफ सीकंड 0 प्लस tan 0। इसी तरह से यहां पे भी जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करवाएंगे तो सीकंड π/4 माइनस सीकंड 0 बन जाएगा। अब सीकंड π/4 तो इसकी वैल्यू होती है √2, जबकि tan π/4 के ऊपर होता है 1। और यहां पे अगर आप देखें तो सीकंड 0, तो सीकंड 0 पे 1 होता है, tan 0 पे 0, तो log 1 0 होता है। तो इसलिए ये टर्म तो हमारी सारी की सारी 0 हो जाएगी, और यहां पे क्या बचेगा हमारे पास √2 माइनस 1। तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी इजी सा क्वेश्चन है। तो इसमें cos क्यूब थीटा की हमने इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 0 टू π/6। अब cos क्यूब थीटा को हम लोग cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जो हमें डायरेक्ट cos क्यूब थीटा की इंटीग्रेशन दे दे। तो इसलिए हमने इसको स्प्लिट करके लिख दिया कि cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब स्क्वायर की फॉर्म में भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही फंक्शन ऐसे हैं जिनकी स्क्वायर की फॉर्म में इंटीग्रेशन पॉसिबल है, और वो सीकंड स्क्वायर और कोसिकंड स्क्वायर है। तो अब cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हैं। अब ये cos थीटा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा की इंटीग्रेशन हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो फंक्शन की पावर में ऊपर भी 1 प्लस करते हैं, और वही पावर हमने उसके डिनोमिनेटर में भी लिखनी होती है। तो अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान हो चुका है, तो आप लोगों ने खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 पे लेकर जा रहा हूं। तो 18 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। हमने इंटीग्रेशन करनी है 0 से π/4 cos की पावर 4 t dt की। तो अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करें। cos थीटा की याद रखें, इंटीग्रेशन हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर के लिए कर सकते हैं, पावर 4 के लिए नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि cos की पावर 4 t को हम लोग पावर 1 की फॉर्म में रिड्यूस करवाएंगे। और ये क्वेश्चन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर सेम यही क्वेश्चन आपने किया था, और वहां पे हमने इसको पावर 1 की एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा था। तो अब चलते हैं और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं जी। तो cos की पावर 4 t को हम लोग cos स्क्वायर t होल का स्क्वायर राइट डाउन कर सकते हैं। अब cos स्क्वायर t ये होता है 1 प्लस cos 2t ओवर 2 के। तो चूंकि होल का स्क्वायर है तो यहां पे हमने होल का स्क्वायर राइट डाउन कर दिया। अब 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 को हम शुरू में लिख लेते हैं, और यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हम ओपन कर देते हैं। अब 1 की इंटीग्रेशन भी हम लोग कर सकते हैं, 2 cos 2t की भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं,
लेकिन cos स्क्वायर 2t की इंटीग्रेशन अभी भी बाकी है। तो इसके लिए फिर से हम फार्मूला इसका ओपन करते हैं। cos स्क्वायर 2t होता है 1 प्लस cos 4t ओवर 2 के। अब यहां से हम क्या करते हैं जी, इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहां हमारे पास 2 बनेगा प्लस 1 प्लस cos 4t, और ये 2 जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 cos 2t बन जाएगा। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 8, और यहां पे 2 प्लस 1 3 बन जाएगा। बाकी ये दोनों वैल्यूज हमने एज इट इज लिख दी। अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए बजाय इसके कि हर एक के साथ हम अलग अलग से इंटीग्रेशन को लिखें, यहां पे मैंने इस सारे को एक ही फंक्शन कंसीडर करके इसकी इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। 3 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt 3t हो जाएगी, और cos 4t की इंटीग्रेशन sin 4t। अब फिर हमने एंगल का डेरिवेटिव लिखना होता है फ्रैक्शन में। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो उस सूरत में एंगल के डेरिवेटिव को साथ में मल्टीप्लाई करवाया जाता है। इंटीग्रेशन चूंकि रेसिप्रोकल है तो यहां पे हम एंगल के डेरिवेटिव को डिवाइड करवा देते हैं। अब इसी तरह से 4 cos 2t, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी sin 2t, और एंगल का डेरिवेटिव 2 बनेगा, तो वो हमने यहां पे राइट डाउन कर दिया। अब 0 से π/4 तक की लिमिट्स भी साथ में हमने मेंशन कर दी हैं। अब अपर लिमिट का मतलब कि पहले हम जहां जहां हमारे पास t नजर आ रहा है वहां पे हम क्या करते हैं, π/4 प्लेस कर देते हैं, माइनस लोअर लिमिट। अब t की जगह पे हम लोगों ने 0 प्लेस करना है। अब ये तो सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है, यहां पे फिर साइन 0 पे 0 हो जाएगा, तो ये सारा का सारा हिस्सा तो इसका 0 बन जाएगा। और यहां पे अगर हम देखें तो 4 के साथ 4 कैंसल आउट, तो साइन पाई पे 0, ये चीज भी खत्म। और यहां पे अगर हम देखें तो 4 के साथ हम इसको कैंसिल करवाएंगे तो π/2 बनेगा, और साइन π/2 पे 1 होता है, तो 2 टाइम्स पे 4 होता है। तो इसलिए हमारे पास यहां पे सिर्फ अब जो रिजल्ट आएगा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वो होगा 3π/2 + 2। अब फिर हम यहां पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे तो फाइनली हमारे पास इसका ये आंसर आएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। तो 27 से पहले एक और क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज का हम लोगों ने करना है, जो कि 26 है। तो 26 और 27 बिल्कुल एक जैसे ही क्वेश्चन है, बल्कि अभी आप लोगों के सामने जब हम इसके 2-3 स्टेप करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि 26 और 27 में सिर्फ माइनस का फर्क आएगा। तो इसमें हमने इंटीग्रेशन करनी है 0 से π/4 1/1 प्लस sin x की। तो अब इसके लिए हम लोग इस तरह के फंक्शंस की इंटीग्रेशन के लिए हम सहारा लेते हैं रैशनलाइजेशन का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस को 1 - sin x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो नोमिनेटर में हमारे पास आएगा 1 - sin x, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा, चूंकि ये a + b और a - b वाला फार्मूला बन रहा है जो कि a² - b² के इक्वल होता है, तो इसलिए हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया 1 - sin² x। अब 1 - sin² x cos² x के इक्वल होता है, तो यहां पे हम लोग इसकी जगह पे फिर cos² x लिख सकते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 26 को अगर देखें तो 26 में सिर्फ यहां पे sin x -1 है, तो बाकी तो सेम क्वेश्चन है। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये भी sin x -1 बन जाएगा, वही 26 क्वेश्चन ही बन जाएगा फिर से। तो अब cos² x दोनों के साथ हम इसको डिवाइड करवा देते हैं। 1/cos सेकंड होता है, तो ये बन जाएगा sec² x, तो sin/cos tan, और 1/cos फिर secant x। अब secant x की इंटीग्रेशन tan x, और tan x secant x की इंटीग्रेशन थी secant x। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले हम x की जगह पे π/4 रखते हैं, फिर माइनस करवा देंगे, और फिर x की जगह पे 0 हमने यहां पे प्लेस करना है। तो tan π/4 - secant π/4 - tan 0 और secant 0।
अब tan पाई बाय 4 पे चूंकि 1 होता है और secant पाई बाय 4 पे स्क्वायर रूट 2 माइनस tan 0 पे 0 और secant 0 पे 1, तो माइनस और माइनस ये प्लस का 1 बन जाएगा। अब 1 और ये 1, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब फर्क सिर्फ और सिर्फ इस 26 में अब यहां पे क्या होगा, ये माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा। बाकी सेम क्वेश्चन है, तो वो आप लोगों ने अब खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इससे नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 29। तो 29 क्वेश्चन जो है ये दो डिफरेंट मेथड्स के साथ आप लोग कर सकते हैं। तो यहां पे जो इजी है मैं वही मेथड आप लोगों को बताऊंगा, और वो हम करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इस एक्सप्रेशन की हमें इंटीग्रेशन करनी है, और बाहर देखने में ये एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड भी नजर आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन, जैसे ही हम इसकी सब्स्टिट्यूशंस की तरफ मूव करेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन करते हुए हम लोगों की ये कोशिश होती है कि हम ऐसे फंक्शन को किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल लेकर आए कि जिसका डेरिवेटिव आसानी के साथ हमें मिल जाए। तो अगर साइन एक्स को अगर हम देखें तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस एक्स है, तो इसलिए यहां पे अब साइन एक्स को हम पुट कर देते हैं टी के। अब जब क्वेश्चन एक्स में था तो डिफरेंशियल भी एक्स में था। अब क्वेश्चन को हम लोगों ने मूव करवाना है टी में, तो फिर डिफरेंशियल भी हमें टी में चाहिए होगा। तो हम दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल जब अप्लाई करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, और x को जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dx बन जाएगा, और राइट साइड पे dt। जब क्वेश्चन x में था तो लिमिट्स भी x में थी। अब क्वेश्चन चूंकि t में हम लोग लेकर जा रहे हैं तो फिर लिमिट्स भी हमें t के हवाले से चाहिए होंगी। तो अब देखें, जब x की जगह पे हम पाई बाय 6 रखेंगे तो साइन पाई बाय 6 पे कितना होता है 1/2, तो फिर t की वैल्यू 1/2 बन जाएगी। और जब x पाई बाय 2 रखेंगे तो t हमारे पास 1 आ जाएगा, देन t इज इक्वल टू 1। अब यही जो हमने सब्स्टिट्यूशंस की हैं इस क्वेश्चन में जब हम प्लेस करेंगे तो cos x dx चूंकि dt के इक्वल है तो यहां पे हमने dt लिख दिया। sin x को हमने t के इक्वल रखा था तो यहां t आ जाएगा 2 प्लस t। अब फिर हम इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे और उसमें हम लेट करते हैं 1/t इंटू 2 प्लस t, और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन, ये इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने 3.5 में अभी बेशुमार क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो उससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम लोग जो भी चीज हमारे पास डिनोमिनेटर में होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब हम यहां पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस t प्लस bt। फिर हमने लीनियर ऑपरेटर्स को बारी बारी जीरो पुट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, t को जब हम जीरो पुट करेंगे तो यहां पे ये b जीरो हो जाएगा, और t की जगह पे जब हम जीरो पुट करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा, और वहां से a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब फिर हम क्या करते हैं जी, 2 प्लस t को जीरो यहां पे जब पुट करेंगे तो फिर t किसके इक्वल आएगा -2 के। तो यहां पे जब हम लोग वैल्यू रखेंगे, बेसिकली यही इक्वेशन नंबर 2 है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि यहां पे लिखा तो हुआ है कि पुट इन 2 तो नजर नहीं आ रही, तो इक्वेशन 2 हमारी यही है। तो फिर b की वैल्यू आएगी -1/2। अब a और b की दोनों वैल्यूज हम उठाते हैं और इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो चूंकि a हमारे पास अभी हमने देखा कि 1/2 है तो यहां पे 1/2 आ जाएगा, और b की वैल्यू आई है -1/2। अब इसी को चूंकि हमने इंटीग्रेट करना था बिटवीन द लिमिट्स 1/2 टू 1, तो अब हम इसके दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देते हैं। तो 1/t इसकी इंटीग्रेशन क्या थी, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो log ऑफ फंक्शन बन जाता है, तो ये log ऑफ t -1/2, और यहां पे क्या बन जाएगा log ऑफ 2 प्लस t। अब फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2, तो चूंकि कांस्टेंट है दोनों में है तो हमने इसको बाहर कॉमन ले लिया, और यहां पे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करवाएंगे, और इसी तरह से यहां पे भी जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
log 1 पे 0, तो ये चीज 0 हो जाएगी, और ये माइनस log 1/2 माइनस log ऑफ 3, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 टाइम्स पे 4 प्लस 1 5/2 बन जाएगा। अब log के बेसिक लॉज को यूज करते हुए हम इस एक्सप्रेशन को यूं राइट डाउन कर सकते हैं। चूंकि log क्या करता है, डिवीजन में हो तो उसको सब्ट्रैक्शन में ले जाता है, तो यहां पे अगर सब्ट्रैक्शन में है तो हम उसको डिवीजन में भी लिख सकते हैं। तो अब यहां से 2 से 2 कैंसल आउट, तो log ऑफ 5/3 इसका आंसर आएगा। और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अब डेफिनेट इंटीग्रल के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर फिर भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए अगर किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है तो वो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकता है, या फिर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये असाइनमेंट है आप लोगों की, ये क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके मुझे सबमिट करवाने हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3.7 को सॉल्व करेंगे। तो तब तक मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।